हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी क्या होता है, बीपीएससी के टॉप पोस्ट कौन कौन से हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, मतलब कि बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए और परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है, एज लिमिट क्या होती है, हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने में फ़ीस कितनी लगती है, इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र के लेवल पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर एक प्रतियोगी संस्था है जो कि भारत की विभिन्न सेवाओं के लिए जो पद हैं, जो पोस्ट हैं, उन पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है। उसी तरीके से राज्य के स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर स्पेशली बिहार राज्य के लिए जो संस्था है उसका नाम है बीपीएससी। बिहार राज्य की जो विभिन्न सेवाएं होती हैं, जो विभिन्न सर्विसेज होती हैं, उनके जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित कराती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीपीएससी क्या होता है। दोस्तों, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.pis.nic.in। इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, एग्ज़ाम के सिलेबस से संबंधित जानकारी के लिए और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीपीएससी के टॉप पोस्ट के बारे में। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है। यहाँ पर हम कुछ टॉप पोस्ट के नाम हम आपको बता देते हैं। वैसे तो कई सारे पदों पर बीपीएससी द्वारा भर्ती की जाती है। कुछ टॉप पोस्ट कुछ इस प्रकार हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम का पोस्ट। इसके अलावा दोस्तों डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर का पोस्ट होता है, प्रोबेशन ऑफिसर का पोस्ट होता है, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट होता है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट होता है, बिहार एजुकेशन सर्विस ऑफिसर का पोस्ट होता है, लेबर सुपरिटेंडेंट सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य पदों पर भी भर्ती की जाती है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जब बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो उस समय जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई होती है आपको उनको पढ़ना होगा। वहाँ पर ये मेंशन किया गया होगा कि ये जो वैकेंसी है, ये जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, ये किन किन पदों पर भर्ती के लिए कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करें उस समय। चलिए अब हम बात करते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफिकेशन यानी क्या योग्यता होना ज़रूरी है, कितने नंबर आपके पास होने चाहिए, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन किया हो, मतलब कि आप कम से कम ग्रेजुएट हों। आपने किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने चाहे बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इसके अलावा बी डिज़ाइन या फिर बीटेक, एमबीबीएस, पीडीएस या फिर कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स, वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर आपने पास किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो ग्रेजुएशन में अगर आपने कम से कम पासिंग मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, आप ग्रेजुएशन के हर एक सब्जेक्ट में पास हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि 10th और 12th का परसेंटेज मायने रखता है या फिर नहीं रखता है और कितना होना चाहिए। तो देखिए, 10th एंड 12th में अगर आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं क्या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये लाइनें अच्छे तरीके से ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पर क्या मेंशन किया गया आप ध्यान से देखिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये लाइनें जो हैं ये हमने बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है उस डेट तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, आपका रिजल्ट आ जा रहा है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बीपीएससी का फॉर्म अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तब भी भर सकते हैं, और अगर आप बिहार के अलावा इंडिया के किसी अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा,
अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से या फिर अदर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके अच्छा नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन भी आपको मिलेगा, बट आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं या फिर अदर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए एज लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके से है। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो कम से कम जो आपकी एज है वो 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 22 वर्ष होनी चाहिए। डिपेंड करेगा पोस्ट पर, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ पोस्ट होते हैं जिनके लिए कम से कम एज 20 वर्ष होनी चाहिए, कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए कम से कम 21 वर्ष और कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए कम से कम 22 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। डिपेंड करता है पोस्ट पर। अपर एज लिमिट की बात करें तो अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के यानी कि जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि पुरुष उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए अधिकतम आयु सीमा यानी कि अपर एज लिमिट है 37 वर्ष। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि महिला उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 40 वर्ष। और अगर आप एक बैकवर्ड क्लास यानी कि BC या फिर EBC यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स। ठीक है, अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 42 वर्ष यानी कि 42 ईयर्स। तो ये एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाइट और चेस्ट के बारे में, यानी कि कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए और कितना चेस्ट होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट होते हैं BPSC में, लेकिन हाइट और जो चेस्ट होता है वो कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है। अदर जो पोस्ट होती हैं, अदर जो पद होते हैं उन पर हाइट और चेस्ट मायने नहीं रखता है। कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए हाइट और चेस्ट मायने रखता है, मतलब उनके लिए हाइट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो पोस्ट है बिहार पुलिस सर्विस यानी कि जो DSP का पोस्ट होता है उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट कमांडर का जो पोस्ट होता है जिला समादेष्टा का, ये जो पोस्ट हैं इन पर हाइट और चेस्ट मायने रखता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि पुरुष उम्मीदवार हैं, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या फिर BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या फिर EBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 5 इंच या फिर 165.1 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो। अगर हम बात करें चेस्ट यानी कि सीना की, तो आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए कम से कम 32 इंच होना ज़रूरी है या फिर 81.28 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 3 इंच होना ज़रूरी है या फिर 160.02 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम बात करें चेस्ट यानी कि सीना की, तो आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए कम से कम 31 इंच यानी कि 31 इंचेस होना ज़रूरी है या फिर कम से कम 78.74 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए मतलब विदाउट एक्सपेंशन। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं तो। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट के बारे में, तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है यानी कि जो आपकी ऊंचाई है वो कम से कम 5 फीट 2 इंच होना ज़रूरी है या फिर 157.48 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको कितनी फ़ीस पे करनी होती है, कितनी फ़ीस आपको देनी होती है, उसके बारे में आइए जानते हैं हम। तो अगर आप एक जनरल या फिर BC या फिर EBC कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फ़ीस है वो है 600 रुपये। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फ़ीस है वो है 150 रुपये यानी कि 150 रुपीज़। ध्यान रखिएगा ये जो फीस है ये उन उम्मीदवारों के लिए जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनके लिए। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, आप चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हों या फिर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हों, आपके लिए फ़ीस है 150 रुपये यानी कि 150 रुपीज़। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है, ये बिहार राज्य की जो महिला उम्मीदवार हैं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ़ीस है 150 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जो अदर एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के यानी कि उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो फ़ीस है वो है 600 रुपये।
ध्यान रखिएगा ये फीस है, इसके अलावा बैंक चार्जेज भी लगेंगे, मतलब बैंक का जो फीस होगा, जो चार्ज होगा, वो भी साथ में आपको पे करना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरी स्टेज होती है मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरी स्टेज होती है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। जैसा कि यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करना होता है, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। अगर आप मेन एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तब आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू को अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं, तब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, फिर फाइनल मेरिट बनती है, उसमें अगर आपका नाम आता है तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस जो है हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक पेपर देना होता है, वो जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सही आंसर होता है, मतलब कि एक सही उत्तर होता है जिसे आपको टिक करना होता है। दोस्तों इस पेपर को देने के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 150 यानी कि 150, यानी कि इस पेपर के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 150। सिलेबस की बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ यानी कि बिहार राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, मतलब कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। ध्यान रखिएगा ये जो पेपर है इसके जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंटेज लाना होगा कम से कम वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर आप एक बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 36.5% यानी कि 36.5% लाना ज़रूरी है। अगर आप एक ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 34% यानी कि 34% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो कम से कम आपको इसमें 32% यानी कि 32% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है यानी कि जो मुख्य परीक्षा होती है ये लिखित परीक्षा होती है, मतलब इसमें आपको लिखना होता है। इसमें सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का पेपर आपको देना होता है। ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा क्वालिफाई करना होता है। इसमें कम से कम आपको 30% यानी कि कम से कम 30% मार्क्स ला करके आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं, मतलब कि फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। ये पेपर 100 नंबर यानी कि 100 मार्क्स का होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन के 2 पेपर देने होते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ये 300 नंबर का होता है, दूसरा होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ये भी 300 नंबर का होता है। इसके अलावा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि ऐच्छिक सब्जेक्ट चूज करना होता है, और ये जो पेपर है ये 300 नंबर का होता है। इस तरीके से दोस्तों मेन एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स हो जाते हैं, मतलब कि कुल अंक हो जाते हैं 900। ध्यान रखिएगा सामान्य हिंदी के जो अंक हैं वो नहीं जोड़े जाते हैं। ये जो 3 पेपर हैं कौन कौन से, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर है इनके मार्क्स जोड़े जाते हैं। 300 नंबर के पेपर हैं, टोटल 900 नंबर का मेन एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको हल करने के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बांग्ला लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर,
पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके अलावा मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसका पेपर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। देखिए, मेन एग्ज़ाम में आपको सामान्य हिंदी का पेपर देना होता है और इसमें जो क्वेश्चन है वो माध्यमिक स्तर के यानी कि सेकेंडरी लेवल के पूछे जाते हैं। इसमें निबंध से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण से 30 नंबर के और वाक्य विन्यास से 25 नंबर के और संक्षेपण से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो 100 नंबर का हो जाता है। अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर जो 1 है, इसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसमें भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो विषय हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की, तो इसमें भारत राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर में यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में। इसके अलावा दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं, जो आप चुनते हैं, उस विषय से संबंधित आपको उसमें जो टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी जानकारी, आपका जो प्रश्न पत्र होता है, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। आप चाहें तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं और आप चाहें तो अंग्रेजी में पेपर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं, तब आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू 120 नंबर यानी कि 120 मार्क्स का होता है। अगर आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं, तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में सफल होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है, तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये होता है पूरा सफ़र एग्ज़ाम देने से लेकर के सेलेक्ट होने तक का। दोस्तों, अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट के बारे में, तो मेरिट लिस्ट जो है ये मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर बनती है। मेरे एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होते हैं 900 और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स होते हैं 120। इस तरीके से इनको मिला दें तो टोटल हो जाते हैं 1020। तो फाइनल मेरिट लिस्ट 1020 अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। फाइनल रिजल्ट जारी होता है, जो उम्मीदवार सेलेक्ट हो जाते उनका नाम उस लिस्ट में होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी और चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सैलरी जो है ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, यानी कि सैलरी जो है ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिप्टी कलेक्टर या फिर एसडीएम की पोस्ट पर सैलरी के बारे में, तो इस पोस्ट पर जो पे लेवल है वो 9 होता है और ग्रेड पे 5400 यानी कि 5400 रुपये होता है। इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग 61,500 से 72,000 रुपये होती है। अगर हम बात करें डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस पोस्ट की सैलरी के बारे में, तो पे लेवल 9 और ग्रेड पे 5400 रुपये। इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग 61,500 से 72,000 रुपये होती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य सुविधाएं और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। समय और प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको कुछ पोस्ट की सैलरी के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जो विभिन्न पद होते हैं उन पर भी अच्छी खासी सैलरी होती है। अगर आप उनकी सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, पे लेवल जानना चाहते हैं, तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें जिससे बीपीएससी में सफलता मिल सके। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। सिलेबस आपको अच्छे तरीके से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद आपको उस तैयारी में लग जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप बीपीएससी का सिलेबस देखिए। इस वीडियो में हमने आपको सिलेबस बताया। इसके अलावा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो उस समय आप उस सिलेबस को देखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके लिए अच्छी रणनीति बनाइए। अच्छी स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है, अच्छा टाइम टेबल बनाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत करना ज़रूरी है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको एक प्रयास में सफलता ना मिले, लेकिन जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छी रणनीति के साथ, अच्छी मेहनत के साथ
और भगवान के आशीर्वाद के साथ मेहनत करते रहिए। निश्चित ही आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लाने में, रिसर्च करने में, अच्छी जानकारी खोजने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। इस चीज़ को आप समझिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।